हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वनस्पति जगत प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास के अंदर हमने जो टेरिडोफाइटा था उसको स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं जो पादप है वो ब्रायोफाइटा से थोड़ा विकसित होते हैं। जैसा कि वापस मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो ब्रायो सबसे निम्न किस्म के पौधे थे वो कौन से थे? सेवाल। सेवाल के बाद आए ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आए टेरिडोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बाद आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो देखिए, जो टेरिडोफाइटा जगत कल हमने स्टार्ट किया था, टेरिडोफाइटा। और इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो टेरिडोफाइटा है वो क्या करते हैं, सबसे पहले इनके अंदर वास्तविक जड़, तना और पत्ती की उपस्थिति हुई। और उसके अलावा इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो इनका लक्षण है वो है संवहनी ऊतक का पाया जाना। यानी सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम है वो किन के अंदर पाए गए? टेरिडोफाइटा के अंदर। क्या होते हैं जाइलम और फ्लोएम? कल मैंने आपको बताया था जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम वो प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली वो नलिकाएं जो जल और खनिज लवण का परिवहन करती है, वो क्या कहलाती है? जाइलम कहलाती है। तथा जो भोजन का परिवहन करती है वो क्या कहलाती है? फ्लोएम कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या बोला जाता है? संवहनी ऊतक या वेस्कुलर टिश्यू बोला जाता है। और ये ऊतक सबसे पहले किन पादपों के अंदर पाए गए? टेरिडोफाइटा के अंदर पाए गए। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा के मुख्य दो लक्षण क्या थे? इनके अंदर वास्तविक जड़, तना और पत्ती की उपस्थिति, और दूसरा इनके अंदर सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति हुई। यानी इनको बोला जाता है प्रथम संवहनी पादप। प्रथम संवहनी पादप। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइटा के अंदर जो विकसित पौधा है यानी मुख्य पादप शरीर होता है वो युग्मकोद्भिद होता है। मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है। जबकि टेरिडोफाइटा के अंदर मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट, यानी द्विगुणित। प्रभावी अवस्था कौन सी होगी इनमें? प्रभावी अवस्था होगी बीजाणुद्भिद। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि दोनों को जो भी हम प्लांट्स के पढ़ रहे हैं इनको कंपैरिजन करके पढ़ना है कि जो पिछले इनसे निम्न किस्म के पौधे थे उनमें क्या नहीं था और इनके अंदर क्या है। यानी नई नई चीजें जुड़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो ब्रायोफाइटा के अंदर प्रभावी अवस्था थी, प्रभावी जीवन था, वो युग्मकोद्भिद था, वो अगुणित था जिसको हमने केवल एन से लिखा था। जबकि टेरिडोफाइटा के अंदर जो प्रभावी अवस्था होती है वो बीजाणुद्भिद होती है और वो कैसी होती है? द्विगुणित या 2n। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको कि टेरिडोफाइटा के अंदर प्रभावी अवस्था कौन सी होती है? बीजाणुद्भिद या 2n। नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पॉइंट देखे। अब टेरिडोफाइटा के कुछ पॉइंट्स और देखते हैं।
जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स है उन कुछ के अंदर पत्तियां होती है वो बिल्कुल छोटी होती है और कुछ के अंदर पत्तियां हैं वो बड़ी होती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि छोटी पत्तियों वाले टेरिडोफाइटा के उदाहरण बताइए। तो छोटी पत्तियां पाए जाने वाला टेरिडोफाइटा होता है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला नाम का टेरिडोफाइटा होता है जिसके अंदर पत्तियां हैं वो छोटी छोटी पाई जाती है। जबकि इसके विपरीत फर्न जो पादप होता है उसके अंदर पत्तियां बड़ी होती है। तो एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का, याद रखना है, बड़ी पत्तियां किसके अंदर पाई जाती है? फर्न पे पाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो बीजाणु धानियां होती है जिनके अंदर बीजाणु बनते हैं यानी युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक या अलैंगिक बीजाणु भी बनते हैं। तो जो बीजाणु धानियां होती है वो बीजाणु पर्ण पर लगी होती है, पत्तियों के जैसी जो संरचना लगी होती है तने पर, उसको क्या बोला जाता है? बीजाणु पर्ण। और जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर बीजाणु पर्ण एकत्रित होकर एक तिकोने शंकु के आकार की संरचना बना लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जो शंकु के आकार की संरचना किस में पाई जाती है? टेरिडोफाइटा के अंदर पाई जाती है। तो नोट कर लीजिए इस इन दो एग्जाम्पल को। तो फिर हम वो एग्जाम्पल भी देख लें जिनमें शंकु पाए जाते हैं। तो देखिए टेरिडोफाइटा में बीजाणु पर्ण संगठित होकर शंकु का निर्माण करते हैं। शंकु का निर्माण करते हैं। और इनके भी दो एग्जाम्पल है, एक है आपके सिलेजिनेला और एक है इक्विसिटम। सिलेजिनेला और इक्विसिटम। तो आपको पूछा जा सकता है किन टेरिडोफाइटा के अंदर शंकु पाए जाते हैं, यानी बीजाणु पर्ण एकत्रित होकर क्या करते हैं? एक शंकु के आकार की संरचना बना लेते हैं। तो टेरिडोफाइटा के कौन से एग्जाम्पल? एक तो सिलेजिनेला और एक इक्विसिटम। नोट कीजिए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि टेरिडोफाइटा के अंदर बीजाणु पर्ण है वो संगठित होकर क्या करते हैं? शंकु का निर्माण करते हैं। अभी हमने देखा कि जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स है उसके अंदर बीजाणु धानी होती है। बीजाणु धानी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है बीजाणु धानी में। उनके अंदर जब बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बीजाणु बनते हैं, और उन बीजाणुओं के परिवर्धन से जो दूसरा शरीर बनता है कौन सा? युग्मकोद्भिद। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बीजाणुधानी यानी टेरिडोफाइटा का जो प्रभावी शरीर है कौन सा? बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद पादप शरीर के अंदर क्या पाई जाती है? बीजाणुधानी पाई जाती है। इन बीजाणुधानियों में क्या पाई जाती है? बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका। और जब इस बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा,
तो इससे किसका निर्माण होगा? बीजाणुओं का निर्माण होगा। और इन बीजाणुओं में जब क्या होगा? परिवर्धन होगा, तो ये नया पादप शरीर बनाएंगे, उसको क्या बोला जाता है? युग्मकोद्भिद या गेमिटोफाइट भी बोलेंगे हम। युग्मकोद्भिद, देखिए टेरिडोफाइटा का जो युग्मकोद्भिद है वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और इसका अलग से नाम दिया गया प्रोथेलस। इसे प्रोथेलस भी कहते हैं। इसे प्रोथेलस भी कहते हैं। और ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, यानी प्रकाश संश्लेषी होता है। भले ही ये प्रभावी अवस्था नहीं है टेरिडोफाइटा की, प्रभावी अवस्था क्या है? बीजाणुद्भिद है। ब्रायोफाइटा के अंदर हमने देखा था युग्मकोद्भिद प्रभावी होता है, क्योंकि बीजाणुद्भिद अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता तो वो भोजन के लिए इस पर निर्भर रहता है, इसलिए युग्मकोद्भिद उसमें प्रभावी होता है और बीजाणुद्भिद अप्रभावी होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर बीजाणुद्भिद है वो प्रभावी होता है, क्योंकि वो भोजन के लिए फिर युग्मकोद्भिद पर निर्भर नहीं रहता है। इसमें युग्मकोद्भिद ऐसा नहीं है कि इसमें बीजाणुद्भिद प्रभावी है ये उस पर निर्भर होगा, नहीं, ये भी अपना स्वतंत्र जीवन यापन करता है और ये अपना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन अपने आप बनाता है। और इससे क्या बोला जाता है? प्रोथेलस। आपके क्वेश्चन आ सकता है प्रोथेलस किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, टेरिडोफाइटा में जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है? प्रोथेलस। अब ये कैसी होगी? अगुणित अवस्था होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? युग्मकोद्भिद में वापस क्या होगा? बीजाणुओं का निर्माण होगा। युग्मकों का निर्माण होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और क्या होगा? देखिए जो बीजाणुद्भिद है इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा? जो युग्मकोद्भिद है इसके अंदर दोनों प्रकार के अंग उपस्थित होंगे, पुंधानी और स्त्रीधानी। पुंधानी क्या करेगी? नर युग्मक बनाएगी पुमंग, और स्त्रीधानी मादा युग्मक यानी अंड बनाएगी। ब्रायोफाइटा वाला सेम प्रोसेस ही होगा कि जो पुमणु है वो गति करके अंड तक जाएगा और दोनों में निषेचन होगा और वापस द्विगुणित अवस्था बन जाएगी। कौन सी? बीजाणुद्भिद। तो युग्मकोद्भिद जो पादप शरीर होता है उसके अंदर क्या उपस्थित रहती है? पुंधानी और स्त्रीधानी। पुंधानी और क्या उपस्थित रहेगी? स्त्रीधानी। पुंधानी के द्वारा नर युग्मक बनाया जाएगा जिसको क्या बोला जाता है? पुमणु। और स्त्रीधानी के द्वारा मादा युग्मक बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अंड। अब ये जो पुमणु है वो गति करके अंड के पास जाएगा, दोनों में क्या होगा? निषेचन होगा और निषेचन से वापस द्विगुणित अवस्था बनेगी, उसको क्या बोला जाता है? युग्मनज। और जब इस युग्मनज में परिवर्तन होगा तो नया पादप शरीर बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद। ये अवस्था कैसी होती है? द्विगुणित अवस्था होती है। तो इस बीजाणुद्भिद से वापस इस बीजाणुद्भिद में क्या उपस्थित रहेगी? बीजाणुधानी रहेगी। तो ये चक्र चलता रहता है, यानी बीजाणुद्भिद अवस्था क्या है इसके अंदर? प्रभावी। किसके अंदर? टेरिडोफाइटा में। प्रभावी अवस्था कौन सी है? बीजाणुद्भिद होती है, वो द्विगुणित होती है। इसके अंदर पाई जाएगी बीजाणुधानियां और बीजाणुधानियों में पाई जाएगी बीजाणु मात्र कोशिका। उन कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो अगुणित बीजाणु बनेंगे, एन से लिखते हैं हम, अगुणित बीजाणु बनेंगे। इन बीजाणुओं का जैसे ही परिवर्तन होगा तो एक नया पादप शरीर बनेगा, उसको क्या बोला जाता है? युग्मकोद्भिद। और टेरिडोफाइटा के युग्मकोद्भिद को बोला जाता है प्रोथेलस। ये अपना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी। युग्मकोद्भिद में नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग दोनों उपस्थित होंगे। एक ही पौधे पर हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। तो नर युग्म जो नर लैंगिक अंग होगा वो होगा पुंधानी और वो नर युग्मक बनाएगा पुमणु। जो मादा लैंगिक अंग होगा वो होगा स्त्रीधानी और वो मादा युग्मक बनाएगा अंड। अब इनमें जो अंड है वो स्थिर रहता है, जबकि पुमणु है वो गति करता है, फ्लैजिला होता है और वो जल के द्वारा गति करता है। इसलिए बोला गया टेरिडोफाइटा का विस्तार सीमित है, क्योंकि इनको जनन करने के लिए
पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इनमें पानी नहीं मिलता है तो इनमें जनन की प्रावस्था रुक जाएगी, यानी हमें आगे पीढ़ियों का विकास नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है टेरिडोफाइटा का फैलाव सीमित है। क्यों सीमित है? क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, तो उनकी प्रजाति आगे बढ़ती नहीं जाती है। अब जैसे ही पुमणु अंड के पास पहुंचा तो दोनों के मिलने से निषेचन हुआ और युग्मनज बन गया। ये युग्मनज कैसा हो गया? द्विगुणित, 2n। देखिए ये यहां पर अवस्था अगुणित थी, ये भी अगुणित होता है n और ये भी अगुणित होता है n, लेकिन जब n और n मिले तो क्या बन गया? 2n, यानी द्विगुणित बन गया। इस युग्मनज में अगर तुरंत अर्धसूत्री विभाजन हो जाता तो सीधा ये प्रोसेस आ जाता, लेकिन ये नहीं हुआ है। ब्रायोफाइटा की तरह ही इसमें युग्मनज है वो काफी समय तक स्थिर रहता है, और युग्मनज का पहले परिवर्धन होगा तो क्या बनेगा? बीजाणुद्भिद बनेगा। और ये बीजाणुद्भिद कैसा होगा? 2n। फिर इस बीजाणुद्भिद में पाई जाएगी बीजाणुधानियां। तो ये चक्र इस प्रकार चलता रहता है। ऐसा ही चक्र लगभग ब्रायोफाइटा के अंदर था, लेकिन अंतर क्या था? ब्रायोफाइटा में प्रभावी अवस्था थी युग्मकोद्भिद, जबकि टेरिडोफाइटा में प्रभावी अवस्था होती है बीजाणुद्भिद। ब्रायोफाइटा का युग्मकोद्भिद भी प्रकाश संश्लेषी था और टेरिडोफाइटा का युग्मकोद्भिद भी प्रकाश संश्लेषी है। अंतर किसमें? बीजाणुद्भिद। जो ब्रायोफाइटा का बीजाणुद्भिद था वो कम विकसित था, इसलिए प्रभावी नहीं था, वो इस पर निर्भर रहता था। लेकिन टेरिडोफाइटा का जो बीजाणुद्भिद है वो थोड़ा सा विकसित होता है और ये इस पर निर्भर नहीं रहता है। तो ध्यान रखना, ब्रायोफाइटा में प्रभावी अवस्था होती है युग्मकोद्भिद, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है। इसका मतलब ये युग्मकोद्भिद। और अगर आपको टेरिडोफाइटा का पूछा जाए तो टेरिडोफाइटा की प्रभावी अवस्था होती है बीजाणुद्भिद, या इसको स्पोरोफाइट भी बोलते हैं, और इसका मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? द्विगुणित। तो इस प्रकार ये पीढ़ी का चक्र है वो चलता रहता है। नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स ये आपने पीडी एकांतरण वाला नोट कर लिया। अब देखिए एक पॉइंट और ध्यान दीजिए कि जो बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा ये बीजाणु बन रहे हैं, तो ज्यादातर टेरिडोफाइटा के अंदर तो एक जैसे ही बीजाणु बनते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा है जिनका नाम है सिलेजिनेला और साल्विनिया। सिलेजिनेला और साल्विनिया, इनके अंदर जो बीजाणु है वो अलग अलग प्रकार के बनते हैं। कुछ छोटे बीजाणु बनते हैं जिनको नर बीजाणु बोला जाता है, और कुछ बड़े बीजाणु बनते हैं जिनको मादा बीजाणु बोला जाता है। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु भी उन्हें बोला जाता है। और उनसे क्रमशः उसी प्रकार के युग्मकोद्भिद बनते हैं। नर बीजाणु से बनता है, या सूक्ष्म जो छोटा बीजाणु है उससे बनता है नर युग्मकोद्भिद, और गुरु बीजाणु से बनता है मादा युग्मकोद्भिद। तो आपको पूछा जा सकता है विषम बीजाणुकता वाले टेरिडोफाइटा कौन से है? दोनों एग्जाम्पल है, कई बार पूछे गए, सिलेजिनेला और साल्विनिया। यानी यहाँ पर जो बीजाणु बनते हैं ज्यादातर टेरिडोफाइटा के अंदर सभी बीजाणु एक जैसे होंगे और एक जैसे युग्मकोद्भिद बनेंगे। लेकिन ये दो प्लांट है, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कुछ छोटे बनते हैं जिनको लघु बीजाणु, और कुछ बड़े बनते हैं उनको बोलते हैं गुरु बीजाणु। जो छोटे बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, उनसे बनता है नर युग्मकोद्भिद, और जो बड़े बनते हैं उनके अंदर बनता है मादा युग्मकोद्भिद। मैंने आपको बताया था ना, कुछ युग्मकोद्भिद ऐसे हैं जिनमें दोनों स्त्रीधानी और पुंधानी एक ही प्लांट में होंगे, लेकिन कुछ के अंदर अलग अलग होंगे। अब इनके अंदर अलग होंगे क्योंकि अलग अलग प्रकार का युग्मकोद्भिद बन गया है। तो नर वाला पुंधानी बनाएगा और मादा वाला क्या बनाएगा? स्त्रीधानी। तो इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखती हूं। विषम बीजाणुकता दर्शाने वाले टेरिडोफाइटा कौन कौन से है? एक तो है सिलेजिनेला, और एक है साल्विनिया। यानी इनके अंदर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। विषम बीजाणुकता यानी दो प्रकार के बीजाणु। दो प्रकार के बीजाणु कौन से होंगे? पहले होंगे लघु बीजाणु, और दूसरे प्रकार के होंगे गुरु बीजाणु। लघु बीजाणुओं के द्वारा क्या बनेगा? नर युग्मकोद्भिद, और गुरु बीजाणुओं के द्वारा बनेगा मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों को। तो स्टूडेंट्स ये हमने बीजाणुओं से संबंधित देख लिया। अब हम देखते हैं जो टेरिडोफाइटा है उसकी चार अलग अलग क्लास बनाई गई है। तो वो आपको चारों क्लासों के नाम पता होने चाहिए और उनके एग्जाम्पल भी ध्यान में होने चाहिए। तो देखिए टेरिडोफाइटा की
4 क्लास है, देखिए साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, और टेरोप्सिडा। अब ये जो चारों प्रकार की क्लास है, इनके आगे अलग अलग एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो टेरिडोफाइटा है वो किस क्लास के अंदर आता है। तो देखिए साइलोप्सिडा का उदाहरण है साइलोटम, इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम, और एक है सिलेजिनेला। इसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम। ये सब टेरिडोफाइटा प्लांट्स के एग्जाम्पल है, इक्विसिटम। और इसका है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, और एक है एडिएंटम। तो तीनों चारों जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टेरिडोफाइटा की चारों क्लासों को बताइए उदाहरण सहित। तो चारों क्लासें कौन कौन सी है? सबसे पहली है साइलोप्सिडा, फिर लाइकोप्सिडा, फिर स्पिनोप्सिडा, और सबसे अंतिम है टेरोप्सिडा। साइक्लोप्सिडा क्लास का उदाहरण है साइलोटम। लाइकोप्सिडा के दो एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। स्पिनोप्सिडा का इक्विसिडम, और टेरोप्सिडा का है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम। तो चारों क्लास को नोट कर लीजिए। इसके साथ ही अपना जो टेरिडोफाइटा वाला है भाग वो कंप्लीट होता है। फिर हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म को। तो ये हमारे टेरिडोफाइटा की क्लास थी। अब देखिए टेरिडोफाइटा के बाद जो अगला पार्ट आता है प्लांट्स का वो है जिम्नोस्पर्म। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि जो प्लांट्स जगत हम पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम, पादप जगत, उसके अंदर हमने विस्तार से पढ़ा था। सबसे पहले आते थे हमारे सेवाल, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसमें से हमने सेवाल को विस्तार से पढ़ लिया। 3 प्रकार के, हरे सेवाल, भूरे सेवाल, लाल सेवाल, उनका उपयोग, आर्थिक महत्व, वो सब पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था ब्रायोफाइटा, प्रभावी अवस्था कौन सी थी? युग्मकोद्भिद थी। उसके बाद आया टेरिडोफाइटा, प्रभावी अवस्था बीजाणुद्भिद थी। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व दोनों का देखा जाए तो ज़्यादा आर्थिक महत्व ब्रायोफाइटा का होता है, उसकी तुलना में टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ब्रायोफाइटा का कम होता है।
और दोनों जो टेरिडोफाइटा है वो सीमित स्थान तक क्यों फैले हुए हैं, क्योंकि इन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों को ही जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, और यदि जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो तो इनमें जनन नहीं होता है और इनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ती है। यही कारण है कि इनका विस्तार है वो सीमित है, ज्यादा ये फैले हुए नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो जिम्नोस्पर्म आते हैं उनके लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्थल पर पाए जाने वाले पौधे। अब देखिए ये विकसित किस्म के पौधे आ गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी भी बोला जाता है, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनके बीज पर अंडाशय का आवरण नहीं पाया जाता है, जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं, उनके ऊपर फल भित्ति नहीं पाई जाती है, ऐसे जगत को क्या बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म। ऐसा संघ है प्लांट्स का, वो क्या कहलाता है, जिम्नोस्पर्म, यानी नग्न बीज की उपस्थिति, नग्न बीज की उपस्थिति। आज के समय में हम ज्यादातर जो प्लांट्स देख रहे हैं वो कैसे हैं, एंजियोस्पर्म है। हम देखते हैं कि फ्रूट के अंदर होता है वो सीड होता है, यानी फल के अंदर बीज होता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं उनके अंदर फल नहीं बनता है, उनके अंदर सिर्फ बीज होता है। और बीज कैसा होता है, नग्न होता है, यानी वो अंडाशय की भित्ति से ढके हुए नहीं रहते हैं, और जो खुला रहता है, ढका हुआ नहीं रहता है, उसको क्या बोला जाता है, अनावृत। और आगे जो संघ आता है एंजियोस्पर्म, उसको बोला जाता है आवृत बीजी, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर अंडाशय का आवरण पाया जाता है तो उनको बोलेंगे आवृत बीजी, और इनमें बीज के ऊपर अंडाशय का आवरण नहीं पाया जाता है इसलिए इनको बोला जाता है अनावृत बीजी, या इन्हें नग्न बीजी भी बोला जाता है, क्योंकि नग्न बीज की उपस्थिति होती है, बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म का शब्द का क्या मतलब है। जिम्नोस्पर्म शब्द का मतलब है अनावृत बीजी, यानी ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न होते हैं, उनके ऊपर अंडाशय भित्ति का आवरण नहीं पाया जाता, यानी नग्न बीज की उपस्थिति, बीज पर अंडाशय भित्ति का नहीं पाया जाना। तो ये महत्वपूर्ण लक्षण किसका हो गया, जिम्नोस्पर्म का हो गया। दूसरा सामान्य नाम है इनका अनावृत बीजी, और अनावृत बीजी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो नग्न होता है, उस पर अंडाशय की भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम जिम्नोस्पर्म के और पॉइंट देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म पौधा होता है उसके अंदर जो इनकी जड़ें होती है, मुख्यतः इनके अंदर मूसला मूल पाई जाती है। इनके अंदर कौन सी मूल पाई जाती है, मूसला मूल। देखिए स्टूडेंट्स, मूसला मूल किसे बोला जाता है, जब कोई जड़ भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव से संयोग कर लेती है, दूसरे पादप से संयोग कर लेती है, तो उसको क्या बोला जाता है, मूसला मूल। तो आपको पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, किस प्रकार की मूल पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है जिम्नोस्पर्म में मूसला मूल पाई जाती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इनकी कुछ जड़ें होती है जो कवक प्रजाति के साथ संबंध बना लेती है, उसको बोला जाता है कवक मूल। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक होती है इनके अंदर कवक मूल और एक होती है प्रवाल मूल। कवक मूल किसे कहेंगे, जब जिम्नोस्पर्म पादप की जड़ है वो कवक प्रजाति के साथ संबंध बना लेती है तो उसे क्या बोलेंगे, कवक मूल। यानी जिम्नोस्पर्म पादप की मूल प्लस किसके साथ संयोग करेगी, कवक के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कवक मूल। और इसका उदाहरण है एक पौधा जिसका नाम है पाइनस।
पाइनस। आपको पूछा जा सकता है कि पाइनस के अंदर किस प्रकार की मूल पाई जाती है, तो पाइनस के अंदर कवक मूल पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल भी साथ में ध्यान रखना है। अगला है प्रवाल मूल। प्रवाल मूल के अंदर क्या होगा, जिम्नोस्पर्म पादप की मूल प्लस उच्च पादपों की मूल। जब जिम्नोस्पर्म पौधे की जड़ें हैं वो उच्च पादपों, जैसे एंजियोस्पर्म, इनसे उच्च कौन होंगे, एंजियोस्पर्मित होंगे। तो जिम्नोस्पर्म पादप की जड़ है वो एंजियोस्पर्म पादप के जड़ों के साथ संपर्क बना लेगी और एक नई मूल का निर्माण कर लेगी। उसको क्या बोला जाता है, प्रवाल मूल। और इसका उदाहरण है साइकस। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके सामने दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं वो परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि पाइनस के अंदर किस प्रकार की मूल पाई जाती है और साइकस में किस प्रकार की मूल पाई जाती है। तो पाइनस में कवक मूल पाई जाती है और साइकस में प्रवाल मूल पाई जाती है। कवक मूल क्या होती है, जब जिम्नोस्पर्म पादप की जड़ें कवक से संयोग कर लेती है तो उसे कवक मूल बोलेंगे। और जब जिम्नोस्पर्म पादप की जड़ें हैं वो उच्च पादपों की जड़ों के साथ संयोग कर लेती है तो उसको प्रवाल मूल बोलेंगे। तो ये जिम्नोस्पर्म के पॉइंट है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके साथ ही अपनी जो क्लास है ये कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिम्नोस्पर्म टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।